नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव। विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल की एक श्रृंखला शुरू किए हैं और उस यूपी स्पेशल की श्रृंखला में हम लोग अब तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और उस 2 वीडियो में पहले वीडियो में हम लोगों ने यूपी से जो बेसिक परिचय की चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे यूपी का पूरब से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए गए हैं, उन संस्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस संस्थान का अध्ययन कब किया गया है, वो संस्थान कहाँ पर है, इसका प्राचीन नाम क्या था, आधुनिक नाम क्या था, और जो स्थापत्य कला से संबंधित चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और रोहेलखंड क्षेत्र आते हैं। जैसे अगर हम सांस्कृतिक परिधि के क्षेत्र से देखें, या भाषा विशेष या रहन सहन के विशेष के क्षेत्र से देखा जाए, या भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, या 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये 5 सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जिसमें से एक हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र का मतलब जो आगरा, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसको हम किस में शामिल करते हैं? ब्रज क्षेत्र में। और अगर हम लोग लखनऊ, फैजाबाद या इस क्षेत्र की बात करते हैं, घाघरा नदी दोआब के क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? अवध क्षेत्र। अवध के अंतर्गत फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, ये जो अड़ोस पड़ोस के कुछ ज़िले हैं, इन ज़िलों को हम शामिल करते हैं किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में। तीसरा है भोजपुरी क्षेत्र। और ये जो भोजपुरी सांस्कृतिक परिधि क्षेत्र है, ये आता है हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भोजपुरी क्षेत्र आता है। और अगला जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र ये आता है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। जैसे ललितपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट, औरैया, हमीरपुर, ये जो क्षेत्र जिले आते हैं, इन जिलों को किस सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं? तो ये आता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ते हैं ना, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जो जिले हैं, उन जिलों को हम मिलाकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है? बुंदेलखंड क्षेत्र। और पांचवा हमारा कौन सा है? रोहेलखंड क्षेत्र। रोहेलखंड क्षेत्र से आशय यूपी के उस क्षेत्र से है जहाँ पर गंगा नदी और रामगंगा नदी आकर आपस में मिलते हैं और वहाँ पर एक मैदान का निर्माण करते हैं। उस मैदान को हम क्या बोलते हैं? रोहेलखंड का मैदान, या इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान या पश्चिमी गंगा का मैदान। तो वहाँ पर कानपुर कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बिजनौर क्षेत्र हो गया, या जो कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया गया है। और इस सांस्कृतिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रोहेलखंड क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? रोहेलखंड क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर देखा जाए, तो सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया है? 5 सांस्कृतिक परिधि में। और 5 सांस्कृतिक परिधि कौन कौन से हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और रोहेलखंड क्षेत्र। आप जब मैप लेकर बैठेंगे देखने के लिए, या भारत का भूगोल आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि भूगोल पढ़ने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना
कब होती है? तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना होती है वर्ष 1975 में। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना होती है वर्ष 1975 में। और ये विभाग है कहाँ? तो ये विभाग है स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर जो सभी संस्थान है, अकादमी है, इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, इसको याद करने में समस्या नहीं होगी। तो क्या है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष होती? 1975 में। अब जो संस्कृति विभाग की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो संस्कृति विभाग के स्थापना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के कल्चर हैं, भाषा है, बोली हैं, इन सब के बारे में शोध करना, विकास करना, इसका उत्तर प्रदेश के कल्चर का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बढ़ावा देना, प्रचार प्रसार करना, इस उद्देश्य से एक विभाग की स्थापना की जाती है 1957 में। और इस विभाग का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, और इसका मुख्यालय बनाया गया लखनऊ में। अब अगला क्या है? 15 जुलाई 1926 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की जाती है, और उसका नाम क्या रखा गया? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसका नाम रखा गया मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। कब स्थापना हुई? 15 जुलाई 1926 को। तब इसका नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। और वर्ष 1962 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? भातखंडे संगीत संस्थान। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? वर्ष 1960 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भातखंडे संगीत संस्थान। और भातखंडे संगीत संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। जो भातखंडे संगीत संस्थान है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1926 में, तब इसका नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसका नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब अगला देखते हैं। एक और संस्थान स्थापित किया जाता है और इसका नाम क्या रखा गया? राज्य ललित कला अकादमी। और इसकी स्थापना होती है 8 फरवरी 1962 को। राज्य ललित कला अकादमी। और यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी से मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1962 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है वर्ष 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है वर्ष 1975 में। और एक संस्थान और स्थापित किया गया, नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय कथक संस्थान। इसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय कथक संस्थान। और राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना होती है वर्ष 1988-89 में। कब होती है? वर्ष 1988-89 में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, क्लासिकल डांस क्या है, तो हम बोलते हैं कथक। तो कथक के विषय में उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर एक तरीके से विद्यालय के तौर पर या अकादमी के तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्थान स्थापित किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय कथक संस्थान। और ये कब स्थापित हुआ? ये होता है वर्ष 1988-89 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी का भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। भातखंडे संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना होती है वर्ष अगस्त 1986 में। अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। और अगला जो स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1990 में। कब हुई?
इसकी स्थापना होती है वर्ष 1990 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस इसकी है आपकी राजधानी, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो यहाँ पर जितने भी संस्थान, कॉलेज या अकादमी की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। और आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला प्राचीन काल में किस काल से जुड़ा हुआ है या किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो जो सबसे प्राचीन स्थापत्य कला प्राप्त होते हैं वो मैक्सिमम किस वंश के थे? मौर्य काल के थे। प्राचीन स्थापत्य कला ये प्राप्त होते हैं मौर्य काल के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में मूर्ति निर्माण की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले किस शैली में हुई? तो मूर्ति निर्माण की शुरुआत होती है किस शैली में? मथुरा शैली में। इसको हम क्या बोलते हैं? मथुरा कला शैली। और ये जो मथुरा कला शैली है इसका सर्वाधिक विकास, या एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वर्ण युग मथुरा कला शैली का, वो होता है किस काल में? कुषाण काल में। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क का संबंध किस काल से था? कुषाण काल से। कनिष्क का संबंध कुषाण काल से था, और इसी कुषाण काल में मथुरा कला शैली का विकास हुआ। और इस मथुरा कला शैली में किसका निर्माण किया जाता था? तो इस मथुरा कला शैली में निर्माण होता था मूर्तियों का। निर्माण किसका होता था? मूर्तियों का। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में या भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत सबसे पहले किस काल में होती है? तो मंदिर निर्माण की देन भारत में किस काल के है? गुप्त काल के है। गुप्त काल के शासकों ने भारत में सबसे पहले मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करवाया। इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में भारत में मंदिर बनने क्या हुए? शुरू हुए। और गुप्त काल के दौरान मुख्य रूप से 3 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के दौरान जो मंदिर बने थे उसमें से मुख्य रूप से 3 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। और ये 3 मंदिर कौन कौन से हैं? एक है देवगढ़ मंदिर, और देवगढ़ मंदिर कहाँ पर है? झांसी में। देवगढ़ मंदिर कहाँ पर है? झांसी में। दूसरा है भीतरगांव मंदिर, और भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? ये है हमारे यूपी के कानपुर में। और तीसरा है भीतरी मंदिर, और भीतरी मंदिर है गाजीपुर में। ये जो तीनों मंदिर बने हुए हैं ये उस समय के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने थे, और इसका निर्माण ईंटों से किया गया था और विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए गए थे। तो यहाँ पर अक्सर इनसे सवाल पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जामों में कि गुप्त काल के दौरान जो बना देवगढ़ मंदिर था वो कहाँ पर था? तो देवगढ़ मंदिर था झांसी में, भीतरगांव मंदिर था कानपुर में, और भीतरी मंदिर था गाजीपुर में। थोड़ा सा भीतरगांव और भीतरी में कन्फ्यूजन होता है, तो भीतरगांव, कानपुर, भीतरी मंदिर, गाजीपुर। अब आगे देखते हैं। अगर ये तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में स्थापत्य कला की बात हो गई। प्राचीन काल में स्थापत्य कला के दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 राजवंशों को देखने को मिलता है। एक है मौर्य काल, एक है कुषाण काल, और एक है गुप्त काल। तो जितने स्थापत्य कला उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में मिलेंगे ये किन शासकों के दौरान मिलते हैं? ये 3 वंशों के दौरान मिलते हैं। और ये 3 वंश कौन कौन से हैं? शुरुआत होती है मौर्य काल से, फिर आता है कुषाण काल, और उसके बाद आता है गुप्त काल। फिर जब अगर उत्तर प्रदेश में मध्यकाल में स्थापत्य कला की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य कला के स्थापत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक वंश आता है जिसको हम बोलते हैं सरकी वंश, और इसके साम्राज्य को हम क्या बोलते हैं? सरकी साम्राज्य। उत्तर प्रदेश में जो स्थापत्य कला मध्यकाल में निर्मित हुई है वो किस वंश की देन है? सरकी वंश की देन है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं मध्यकाल में, मुगल काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो यहाँ पर हमको जौनपुर में एक वंश मिलता है सरकी वंश। और ये जो सरकी साम्राज्य वंश था इसका जो संस्थापक था, इस व्यक्ति का नाम क्या था? इसका नाम था मलिक सरवर। आपने नाम सुना होगा
मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना किया था जौनपुर में, और सरकी वंश के शासकों ने जौनपुर में कई सारे भवनों का निर्माण करवाया। जैसे सरकी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम क्या था, इब्राहिम सरकी। और इब्राहिम सरकी ने जौनपुर में बहुत ही फेमस मस्जिद का निर्माण करवाया, और इस मस्जिद को हम क्या बोलते हैं, अटाला मस्जिद। इसको हम क्या बोलते हैं, अटाला मस्जिद। और जौनपुर में ही इस वंश के शासकों ने एक और स्थापत्य भवन का निर्माण करवाया जिसको हम क्या बोलते हैं, खालिस मुखलिस। यहीं पर लाल दरवाजा भी स्थित है, और यहीं पर एक दरवाजा और है जिसको हम बोलते हैं झंझरी दरवाजा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के दौरान, उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के दौरान जो स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, उन सब में कौन कौन से भवन आते हैं, तो एक है अटाला मस्जिद, एक है खालिस मुखालिस, एक है लाल दरवाजा, और एक है झंझरी दरवाजा। इन सभी का निर्माण किया गया था मध्यकाल में किस वंश के शासकों के द्वारा, तो ये किया गया था आपके सरकी वंश के शासकों के द्वारा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये तो बात हो गई प्राचीन काल की, ये बात हो गई मध्यकाल की। अब देखते हैं आधुनिक काल में क्या हुआ। और आधुनिक काल की अगर बात की जाए तो इस दौरान उत्तर प्रदेश का राजधानी के रूप में केंद्र हुआ लखनऊ, और लखनऊ में अवध के नवाबों का शासन प्रशासन था। अवध के नवाबों का इधर साम्राज्य था। तो यहाँ पर अवध के नवाब और अंग्रेजों के द्वारा लखनऊ में कई सारे भवनों का निर्माण करवाया गया। लखनऊ में अवध के नवाबों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा कई सारे भवनों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से लखनऊ के जो स्थापत्य हैं, उस लखनऊ में जो निर्मित भवन है उसमें से कौन सा है, आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया इमाम बाड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा। पहला कौन सा हो गया, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा। फिर क्या है, लाल बारादरी, फिर रूमी दरवाजा, फिर शाह नजफ, छतर मंजिल, मोती महल, सिकंदर बाग, दिलकुशा उद्यान, और खैरुल मस्जिद। और खैरुल मस्जिद, ये सभी जो भवन हैं, इन सभी भवनों का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो ये सभी हैं लखनऊ में, और इनका निर्माण करवाया गया था अवध के नवाबों के द्वारा। और बाकी जो लखनऊ में अन्य स्थापित भवन हैं, जैसे भूल भुलैया हो गया या और भी जो चीज़ें हैं, उनका निर्माण कुछ अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है और कुछ अवध के या लखनऊ के नवाबों के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो स्थापत्य कला है, ये जो संस्कृति क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ से इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर से इसको हम लोग ससरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति परिधि के क्षेत्र हैं उसको कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। कौन कौन सा, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, फिर भोजपुरी क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, और रोहेलखंड क्षेत्र है। भौगोलिक स्थलाकृतियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर हम संस्कृति परिधि क्षेत्रों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग की स्थापना होती है वर्ष 1957 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना होती है 15 जुलाई 1926 को, लेकिन वर्ष 1960 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, भातखंडे संगीत संस्थान, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, इसकी भी स्थापना कब होती है, 8 फरवरी 1962 को, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है, वर्ष 1975 में। कब हुई, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती वर्ष 1975 में, इसका भी मुख्यालय लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की भी स्थापना कब होती है, 1988-89 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। और कथक उत्तर प्रदेश का
शास्त्रीय नृत्य भी है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में। इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1986 में। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब होती है? 1990 में। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1986 में और इसकी स्थापना होती वर्ष 1990 में। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, प्राचीन काल में जो स्थापत्य निर्माण थे, जो भवन निर्माण थे, जो मूर्ति कला का निर्माण था, वो सब प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में 3 राजवंशों से संबंधित मिलते हैं। एक राजवंश है मौर्य काल, एक है कुषाण राजवंश और तीसरा है गुप्त राजवंश। उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन स्थापत्य कला के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, भवन मिलते हैं गिरे पड़े अवस्था में, वो किस काल के थे? मौर्य काल के। मथुरा कला शैली, जो कि इस शैली में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, इस शैली का सबसे अधिक विकास कब हुआ? तो हम क्या बोलते हैं? कुषाण काल में। और आपने पढ़ा होगा कि मथुरा कला शैली में सबसे पहली मूर्ति किसकी बनी थी? तो सबसे पहली मूर्ति बनी थी गौतम बुद्ध की। किसकी बनी थी? गौतम बुद्ध की। और यूपी में, भारत में जो मंदिर निर्माण, यूपी या भारत में, हमारे भारत की बात की जाए चाहे यूपी की बात की जाए, तो जो मंदिरों के निर्माण की शुरुआत है ये किस काल में हुई? तो ये होती है गुप्त काल में। और गुप्त काल के अवशेष मंदिरों के रूप में 3 हमको मिलते हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 3 मंदिर मिलते हैं। कौन कौन से? एक है देवगढ़ मंदिर, कहाँ पर है? झांसी में। एक है भितरगांव मंदिर, कहाँ पर है? कानपुर में। एक है भीतरी मंदिर और ये आपके है गाजीपुर में। और मध्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में एक वंश स्थापित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरकी वंश। और इस वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। और जौनपुर में सरकी वंश के शासकों ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया, खालिस मुखालिस भवन का निर्माण करवाया, लाल दरवाजा का निर्माण करवाया, झंझरी दरवाजा का निर्माण करवाया। और ये सभी निर्माण जौनपुर में किस वंश के शासकों ने करवाया? सरकी वंश के शासकों ने। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई मध्यकाल की बात। अब आधुनिक काल की अगर बात करते हैं तो आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश के लखनऊ या जो अवध प्रांत था, अवध सूबा था, वहाँ पर लखनऊ के नवाबों के द्वारा और कुछ अंग्रेजों के द्वारा कुछ भवनों का निर्माण करवाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से लखनऊ के नवाब के द्वारा ही बनवाया गया था। कौन कौन से? एक है आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, शाह नजफ, छतर मंजिल, मोती महल, सिकंदर बाग, दिलकुशा उद्यान और खैरुल मस्जिद, ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये सभी हैं आपके लखनऊ में। और इनका निर्माण आधुनिक काल के दौरान लखनऊ के नवाबों के द्वारा करवाया गया था। ये तो चीज़ें हो गई आज की हमारी टॉपिक। और कल यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश के संगीत राजघराने हैं, उत्तर प्रदेश के जो नृत्य राजघराने हैं, जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं, नर्तक हैं, वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, उत्सव हो गए, उत्तर प्रदेश के मेले हो गए, तो कल की टॉपिक में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल हमारा और आगे जाएगा और हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया जाए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।